अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महाम जहरा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बात करने का, मार्केट की तो हम आए दिन हर वीडियो में बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज हम स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट के बीते हुए कल में जिसको लोग जो है वो भूल चुके हैं कि 95 से लेके 2000 तक मार्केट में हमारे मुल्क में जो क्राइसिस आए थे, इतने सारे वाक़यात हमारे स्टॉक मार्केट में हुए, इतने सारे हादसे जो है हमारे स्टॉक मार्केट में हुए, तो हमने सोचा कि इसके बारे में क्यों ना बात की जाए और उन यादों को ताज़ा किया जाए। तो हमने एक ऐसे शख्स को चुना इसके लिए जो कि स्टॉक मार्केट के बहुत पुराने साथी हैं और अपने अंदर एक बहुत बड़ा ख़जाना लेकर बैठे हुए हैं। तो उस ख़जाने को हमने सोचा कि थोड़ा चुरा लें और आप तक भी जो है ना उस नॉलेज को, उस मालूमात को जो है वो पहुंचाएं। तो हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र मोती सर। तो मुझे किसी ने कहा था कि ज़फ़र मोती सर से स्टॉक मार्केट के जो पिछले हालात हैं, जो हिस्ट्री है, उसके बारे में मुझे जानना है, उनकी ज़बानी सुनना है। तो आइए इनसे बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर, ये फरमाइश आई है किसी बंदे की कि उन्होंने बोला कि ज़फ़र मोती सर से मुझे सुनना है कि जो हिस्ट्री हमारी स्टॉक मार्केट की रह चुकी है 95 से लेके 2000 तक कि उसमें नवाज शरीफ का आना जाना, नवाज शरीफ का जाना और परवेज मुशर्रफ का आना, और फिर इसके बाद मार्केट के क्रैशेस जो हुए, उसके बारे में आप बताएं कि क्या हुआ था उस वक्त। देखिए, पहले तो आपको ये 95 से हिस्ट्री नहीं देखनी चाहिए थी, आपको 49 से देखनी चाहिए थी, जब मेरे दादा स्टॉक एक्सचेंज के फाउंडर मेंबरों में से एक मेंबर बने और हम लोगों ने ये जो मेंबरशिप ली थी वो अवारी ग्रुप्स के जो बहराम अवारी उनके वालिदैन शो से। तो मैं आपको बिफोर पार्टीशन का भी बता सकता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, चले पाकिस्तान की बात करते हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज पहले बनी, बिजनेसेस को इधर रजिस्टर्ड कराया गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को किस तरह चलाते हैं उसका रोशनास किया गया, फिर डिफरेंट हाउसेस, डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस, उनके पीछे उनके क्लाइंटेल और क्लाइंटेल की फैक्ट्रियां बनना, वो सब शुरू हुआ, लिस्टिंग शुरू हुई। 60s में बोनस वाउचर का एक कॉन्सेप्ट आया था कि जितना एक्सपोर्ट होगा उतना इंपोर्ट होगा और एक्सपोर्टर को एक वाउचर मिलेगा जो इंपोर्टर को ख़रीदना पड़ेगा। उसकी ख़रीदो फरोख्त भी स्टॉक मार्केट में शुरू हो गई, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। अभी मैं सोच ही रहा था कि जो 16 दिसंबर गई है जिसमें ढाका का डाउनफॉल हुआ, उसमें ढाका स्टॉक एक्सचेंज, हमारी जो स्टॉक के कराची के थे वो उत्तर के भी मेंबर थे, फैमिली हमारी, तो वो ख़त्म हुआ। फिर जूट के जो शेयर थे वो ज़ीरो हो गए। फिर अपना टेक्सटाइल जो वो लगी हुई थी वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ वो ख़त्म हुई। PNSE के जो शेयर थे वो ख़त्म हुए क्योंकि 70% जो शिप्स थी वो सब उधर रह गई। इसको भी आप फॉरवर्ड करें, आपके जो देखने वाले हैं उनका इंटरेस्ट इधर नहीं होगा। 95 से आप जब शुरू करते हो बात, तो उस टाइम नई हुकूमतें दो बेनज़ीर की और नवाज शरीफ की आ चुकी थी। बेनज़ीर के तो आते साथ ही इससे पहले ज़ियाउल हक के टाइम में GDP और अच्छा था और फ्लरिश कर रही थी कैपिटल मार्केट। लेकिन जब ये दो हुकूमतें आई तो इसमें ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के टाइम में ओपनिंग हुई, इंटरनेशनल फंड का आना यहाँ शुरू हुआ और लगता था कि बहुत जूम्ड अप हो जाएगी मार्केट है। और जब आप कोई बिजनेसेस ओपन करते हो कि भाई फॉरेनर भी इसमें यहाँ ख़रीद सकते हैं शेयर, तो वो जब आने शुरू हुए तो एक किस्म का नया वलवला, नई तेज़ी, नया स्पीड से लोगों की ओपनिंग हुई। फिर बाकायदा हांगकांग से, सिंगापुर से फ़ंड मैनेजर्स की इंक्वायरी शुरू हुई। फिर कई ब्रोकरेज हाउस में तो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस थे वो पार्टनर बन गए कि भाई हम फ़ंड भी ला रहे हैं और हम आपके पार्टनर भी हैं ब्रोकरेज के अंदर, यानी कमीशन में भी, और हम इतना पैसा आपके लगा रहे हैं ताकि आप अपना ऑफिसेज बड़े करें, इसको ऑटोमेशन की तरफ ले जाएं। क्योंकि उस टाइम तक भी ऑटोमेशन नहीं आई थी, आउट क्राई होता था। जो नीचे हमारा हॉल बना हुआ है, आप ज़रूर उसको भी कभी रिकॉर्ड कीजिए, उसमें आउट क्राई होती थी। दो एरिया होते थे, एक रेडी मार्केट का और एक फ्यूचर मार्केट का। तो वो सब ऑटोमेशन के प्रोसेस शुरू हुए। फिर ये हुआ कि भाई शेयरों की फ़िज़िकल डिलीवरी ख़त्म करो और इसको बैंकिंग की स्टाइल से एक बैंक बना दो जहाँ ये शेयर के फ़िज़िकल पोजीशन ख़त्म हो जाए और जो वो रह जाए, यानी
उसकी स्लिप रह जाए, उसका नाम पे सेंट्रल डिपॉजिटरी सेल, मैं उसका फाउंडर डायरेक्टर भी रहा हूँ, मैं नेशनल क्लियरिंग में भी फाउंडर डायरेक्टर, अपना पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का भी फाउंडर डायरेक्टर मेंबर। तो ये सब प्रोसेस ऑन हो गया। फिर 98 के जो कू हुआ उस वक्त मार्केट पर एक बहुत बड़ा झटका है, जब 98 में हमने धमाका किया, और वो जो एटॉमिक धमाका था उसने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर लगता था कि अब शुरू होगा, हम उस मुल्कों में चले जाएंगे जिनको सैंक्शन कर दिया जाएगा, जिनसे ट्रेड बंद कर दी जाएगी। 98 के उसके बाद से 99 में कू हो गया, वो आगे अपना मुशर्रफ, और उसके बाद जो है वो फंडिंग जो थी वो वॉर शुरू हो गई अफ़गानिस्तान की, तालिबान और ये, तो उसमें इंटरनेशनल फंडिंग आई और उसमें एक इकोनॉमिक बूम दोबारा आया 2001 के, और उसके बाद जो टावर्स के हुआ था, ट्विन टावर पर अटैक, उसके बाद जब ये वॉर शुरू हुई तो पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर आया, और उसके लिए दुनिया से लोग आए, पैसा आया, फंड्स आए, और मुशर्रफ खुद भी उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत मेहनत की थी। तो उधर से फिर आप चेंज देखते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे ख्याल में आपको अगर कोई और सवाल करना है तो फिर करें, नहीं तो मैं 98 और 99 में ये भी सुनने में आया था कि पंजाब से बायर्स आए थे, निसार डंका जैसे और मल्टी फॉर्म के इफ्तिखार शफी सर। उसके बाद ये सुना कि मार्केट दोबारा फिर से चलने लग गई। जी। फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट जो है वो दोबारा बढ़ गई, कि यहाँ तक कि बहुत से स्टॉक ब्रोकर जो है उन्होंने काफी नुकसान उठाया और वो डिफॉल्टर में चले गए। आपका जो सवाल जिसने ये सब भेजे है ना, वो नया कोई नहीं है शख्स, वो बहुत पुराना है, और वो सब जानता है कौन कहाँ था, कहाँ प्लेसमेंट हुई थी, कौन से बड़े क्लाइंट्स थे, कौन स्पेक्यूलेट कर रहे थे। तो इसका तो ये था कि 98-99 के बाद जब ये आए स्पेक्यूलेटर तो मार्केट नो डाउट चली, तबाही आई मार्केटों में 2005 में, उसको भी कंट्रोल हो गया। लेकिन 2008 की जो तबाही थी, जो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था, वो पाकिस्तान के ऊपर इतना बुरी तरह अफेक्ट किया, क्योंकि हम डबल तबाही में आ गए थे। एक तो 2007 की जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर को गोली लगने का हमारी मार्केट पर बहुत अफेक्ट था, क्योंकि अब लग रहा था कि मुशर्रफ का रहना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा जो था दुनिया में जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ उसका अफेक्ट, और आप यकीन करो कि 2008 की अफेक्ट आज तक भी इतने कितने 13 साल हो गए, 14 साल हो गए बल्कि, आज तक भी लोगों को फील हो रहा है। अच्छा, एक वक्त 97 का ऐसा भी था कि मार्केट बिल्कुल नहीं चल रही थी, और इवन के ये भी मुझे पता चला, सुनने में आया कि नीचे पार्किंग में जो है वो लोगों ने काले बकरे बांध दिए थे बुराई को टालने के लिए, और मेंबर्स ही कहते हुए सुनते हुए नजर आ रहे थे कि अगर खुदकुशी जो है वो हराम ना होती तो वो खुदकुशी कर लेते। देखिए, वो तो एक जब मार्केट खराब होती है ना, तो एक डिप्रेशन तो इंसानी साइकोलॉजी में है। तो ऐसे हालात से मार्केट में फिर तब्दीली कैसे आई? उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि 99 के मुशर्रफ के आने के बाद, वॉर शुरू होने के, अफगान वॉर के होने के बाद, इंटरनेशनली हम लोग अटैच हो गए अमेरिकन के साथ। उन्होंने फिर इधर पंप किया, फंडिंग की, इधर की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए किया, पाकिस्तान को वेपन्स भी दिए, पाकिस्तान को फंड्स भी दिए, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स जो इंटरनेशनली रुके हुए थे उनको ऑन करवाया, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेहनत हुई, और ओवरऑल जो मुशर्रफ का एरा था वो कंपैरेटिवली कम करप्शन वाला था, और जीडीपी बेहतरीन थी, डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल थी, 2-2.5% पर इंटरेस्ट रेट पर बैंकें काम कर रही थी, बैंकें आगे प्राइवेट सेक्टर में ऑलमोस्ट 23 से 25% उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की तरफ फंडिंग की थी। तो वो सब चीज़ें एक साथ मिलकर एक जीडीपी को तेज़ कर रही थी, इकोनॉमी तेज़ हो रही थी, और लोगों को फील गुड एलिमेंट मिल रहा था। वो जिस टाइम आप कह रहे हो कि उस टाइम 97 में बिल्कुल खुदकुशियों की बात हो रही थी, तो फिर 2005, 6, 7 में यहाँ तक बातें हो रही थी कि यानी ये समझ लीजिए कि ये स्टॉक एक्सचेंज जो थी बाकी इंडस्ट्रीज को भी चला रही थी। बाकी मार्केट्स को, जोड़िया बाजार को, कपड़ा मार्केट को, कंस्ट्रक्शंस को, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री को, खरीदो फरोख्त,
गाड़ियाँ नई नई खरीदी जा रही थी, ऑफिस बाहर फैलाए जा रहे थे। तो वो एरा 2008 में ख़त्म हो गया मुशर्रफ के जाते ही और इकोनॉमिक मेल्टडाउन होते ही। अच्छा, एक सवाल और ये है कि इतने बड़े बड़े क्राइसिस आते रहे जो पहले पास में नहीं आते थे। पहले लोग यहाँ बगैर पैसे लगाए कमा के जाते थे और आज पैसे लगाकर भी जो है वो कमा नहीं पाते। बहुत सारी कंपनीज भी बंद हो गई हैं, लोग हसरत लेके कवर में पहुंच गए। कितने लोगों को जो है वो सीडीसी में सब अकाउंट के शेयर्स पड़े हुए हैं सब अकाउंट में, और अब उनका इंतकाल भी हो गया और उनके चार्जेस लग रहे हैं, उनका कोई अभी तक हल नहीं निकला है। ये एक अलमिया है और मैं हमेशा देखता हूँ कि सीडीसी की जो परफॉर्मेंस है वो पूरे एरिया में, पूरे रीजन में सबसे वर्स्ट जो परफॉर्मेंस है। ना अकाउंट नए खुल रहे हैं, ना लोग इधर आ रहे हैं, और जो सक्सेशन के लिए सर्टिफिकेट और ये चाहिए होते हैं वो प्रोसेस इतना लंबा है कि वो जो बेचारे जो फैमिली मेम्बर्स रह जाते हैं उनके 8-10 साल तो इसी में निकल जाते हैं। तो वो जो एक प्रेशर है, प्रॉब्लम है, उसको तो कोई अभी तक सॉल्व करने के लिए निकला ही नहीं है। क्यों नहीं निकला? मतलब इतना सब कुछ जब हो रहा है मार्केट में, हर चीज का हल निकाल आता है, कोई भी मसला होता है वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन इस मसले पे अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? इसके लिए आपको सीडीसी के डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की एज अ डायरेक्टर जब हम सिटिंग थे कि वो जो नए आते हैं, नए लोग, जो नई टीम जिसके आती है, वो लोगों को जो टीम अब बदलने की हमने कोशिश की थी जब हम बोर्ड पर थे उनके, लेकिन वो इतनी उसमें हमें परेशानी हुई चेंज ऑफ हैंड्स करवाने में कि फिर वो किसी की मौत पर ही वो चेंज हुआ। लेकिन जो नई टीम आई है वो भी परफॉर्म सही नहीं कर सक रही। अच्छा सर, नया साल शुरू हुआ, मार्केट में भी काफ़ी पॉजिटिविटी देखने में आई, तो आज भी मार्केट में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी जो है ना बाइंग हो रही है, वॉल्यूम भी हाई है मार्केट के। तो आगे आप मार्केट को क्या देखते हैं कि आज इंडेक्स भी जो है वो काफ़ी अरसे बाद 45 तक गया है, तो ये मेंटेन रहेगा या फिर डिक्रीज हो सकता है आगे? नहीं, मुझे तो अब इंक्रीज लग रहा है और मुझे लग रहा है कि अब बेहतरी का वक्त आएगा। वॉल्यूम्स जो हैं वो अभी भी इतने नहीं हुए कि आप देख रहे हो ऑफिसेज में जा जाकर कि वो जो एक यूफोरिया आता है, एक नए साल की एक बाइंग आती है, वो अभी तक नहीं आई है। वो आएगी ये जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होंगी फॉरेन फंड्स के मैनेजर्स की, वो आएगी उस टाइम तो उनकी बाइंग से हमें ट्रेंड पता चल जाएगा कि अगले 6 महीने का कैसा ट्रेंड है। बाकी अभी भी करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता है डबल हो गया है। 6 महीने जो आखिरी निकले हैं वो 12 बिलियन था लास्ट ईयर, तो 2020 में 21 के जो 6 महीने निकले नए फिस्कल ईयर के, उसमें 24 बिलियन हो गया। अब ये देखकर एक डर रहता है। बाकी हमारे लिए बाकी सब फिगर जो हैं वो अच्छे अब हो रहे हैं, क्योंकि डॉलर रुपये की पैरिटी भी स्टेबल हो रही है, इंटरेस्ट रेट भी इस स्पीड से नहीं बढ़ा है जितनी स्पीड से हमें डर था। तो ये सब हमारी मार्केट को बेनिफिट देगा। अच्छा, नवंबर से ये सुनने में आ रहा है, नवंबर में फ्रंट एंड मार्केट की बाइंग आनी थी, पर अभी नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर खत्म हो गया, अब नया साल शुरू हो गया है, तो ये कब तक एक्सपेक्ट की जा रही है कि कब तक फ्रंट एंड मार्केट की बाइंग आ जाएगी? मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये वीक जाने दें, अगले वीक से हमें पता चलेगा कि फ्रंटियर इंडेक्स में आने के बाद जो फ्रंटियर इंडेक्स में काम करते हैं फंड मैनेजर्स इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान को फेवरेबल देखते हैं कि नहीं। अगर वो फेवरेबल देखते हैं तो उनकी फंडिंग और उनकी पेमेंटें और आनी शुरू हो जाएंगी और उनकी डिमांड आएगी। हमारी मुश्किल क्या हो गई है कि जो फंड मैनेजर्स मार्केट को छोड़ कर गए, इमर्जिंग मार्केट वाले या छुट्टियों से पहले जाने वाले, या मार्केट को देखकर वो इतनी सप्लाई आ गई कि डिमांड कम होने की वजह से अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर के भाव ऐसे हैं जो 5 के पीई मल्टीपल पर भी नहीं है, उससे भी नीचे हैं। तो ये देखते हुए लगता है कि अब इमर्जिंग मार्केट के जगह फ्रंटियर मार्केट के मैनेजर्स जो आएंगे, फंड मैनेजर, वो इस चीज़ को देखकर मार्केट में ख़रीद करेंगे। थैंक यू सो मच सर। आपसे मैं दोबारा जो है ना मजीद हिस्ट्री के बारे में बात करूंगी, क्योंकि आप एक ऐसे शख्स हैं जो कि बहुत पहले से स्टॉक मार्केट में हैं और हर चीज से आपको जो है वो ये मेमोरीज है हमारी, ये हमारे एक किस्म की लेगेसी है और ये लेगेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हर दौर से आप गुजरे हैं, देखा है सब कुछ हर दौर से गुजरे हैं, तो आप एक खजाना है हमारे लिए इंश्योर अगर कहा जाए तो। चले, और मतलब अल्लाह ताला सेहत दे आपको, आप हमारे सरों पे इसी तरह से बरकरार रहें, ताकि एक बहुत मतलब एक लेजेंड टाइप इंसान होते हैं, आपको लोग इसी तरह मानते हैं कि मतलब बहुत नॉलेज है आपके पास, हर बात का जवाब होता है, आपको मतलब स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती कि आपके पास, मैं खुद बता रही हूँ पर्सनली कि मैं इनके पास आती हूँ, बस सवाल करती हूँ और ये जवाब देते हैं। मतलब ये मुझसे पूछते भी नहीं है कि सवाल में पूछना क्या है, वरना बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मुझसे पहले बोलते हैं कि मुझे आप सवाल दें,
फिर मैं जो है ना वो आपको घबराहट के बताऊंगा। घबराहट के हाँ। शिकार होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है हाँ, दुनिया में। चलिए जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह आपको उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।